हेलो दोस्तों, कैसे आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी परिवार में। और आज आपकी जो विविध एक्सप्रेस की क्लास है, आज आपकी तीसरी क्लास है और रात के 8:30 बजे हुए हैं और सभी स्टूडेंट इस विविध की क्लास के साथ एक साथ जुड़ जाएं और क्लास को लास्ट तक देखें, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। आपको बहुत सारे कंटेंट इसमें मिलने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके सामने आएंगे। क्लियर? तो आप अब विविध की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सभी स्टूडेंट नोट करेंगे, लिखिए आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 विविध में। क्वेश्चन नंबर 1 आपको डालना है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो ब्रांच है, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? पोमोलॉजी ब्रांच ये एक शाखा है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शॉर्ट में मैंने लिखा है पोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन। सभी स्टूडेंट नोट करें, यानी फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन इस ब्रांच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए आप पेनिसिलिन। मैंने यहां पर लिखा पेनिसिलिन, तो सभी स्टूडेंट जैसे मैंने यहां पेनिसिलिन लिखा तो इसके बारे में भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने क्वेश्चन आपको दिया पेनिसिलिन अपने आप में क्या है? पेनिसिलिन अपने आप में क्या है? तो आपका आंसर आएगा एक एंटीबायोटिक औषधि है। सबसे पहली एक एंटीबायोटिक औषधि है, अब इसमें आप एक क्वेश्चन और देख सकते हो आप, इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है ये हमें किससे प्राप्त हुई है? अपने कमेंट बॉक्स में आप लगा सकते हो आप वह कौन सा प्लांट है जिससे हमें ये सबसे पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन पेनिसिलिन प्राप्त हुई है। वो कौन सा प्लांट है? अपने कमेंट बॉक्स में आप उस प्लांट का नाम भी लिख सकते हो आप। कवक के पौधे से हमें प्राप्त हुई है और इसके खोजकर्ता कौन है? फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज हुई है। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मैंने लिखा यहां पर गंजापन, खुजली, दाद रोग और एथलीट फुट रोग, ये चारों रोग किससे होते हैं? गंजापन, खुजली, दाद, एथलीट फुट रोग किससे होते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर लगा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका आंसर लगा सकते हैं। लिखिए आप सभी स्टूडेंट, ये कवक से होने वाला रोग है। कवक यानी गंजापन, खुजली, दाद, एथलीट फुट, चारों ही रोग किससे होते हैं? कवक से, फंजाई से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए आप। क्वेश्चन कहने के लिए 4 है बट क्वेश्चन आपके ज्यादा हो गए हैं। लिखिए आप सर्पेटोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अपने कमेंट बॉक्स में आप लगाइए सर्पेटोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है या किसकी जानकारी की स्टडी इसमें होती है? सर्पों के विष की जानकारी का अध्ययन इस ब्रांच में होता है। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें। क्वेश्चन नंबर 5 लिखोगे आप हाइड्रोपोनिक्स क्या है? अपने कमेंट बॉक्स में आप लगा सकते हो आप। हाइड्रोपोनिक्स से कैसी पद्धति है? हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? यानी कि बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे किसमें रखे गए हैं? हाइड्रोपोनिक्स यानी जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहलाते हैं। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, प्रोटीन किसके बने होते हैं?
प्रोटीन किसके बने होते हैं? बहुत कॉमन क्वेश्चन आपके सामने है। प्रोटीन किसके बने होते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं। प्रोटीन किसके बने होते हैं? सभी स्टूडेंट नोट करें, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल की चेन श्रृंखला बनने पर क्या बन जाते हैं? प्रोटीन बन जाते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? एक क्वेश्चन और आप यहां पे जोड़ सकते हैं आप। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य यह प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य किसका होता है? यही सेल का वह कौन सा भाग है जो प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है? उसको क्या नाम दिया गया है? राइबोसोम। सभी स्टूडेंट नोट करें, राइबोसोम। अब क्वेश्चन में क्वेश्चन निकल सकता है। बायोलॉजी का टॉपिक ऑलरेडी आपको ऑनलाइन क्लास में चल रहा है, तो वहां पर भी राइबोसोम मैंने आपको बताया था, तो वहां पर भी राइबोसोम के बारे में मैंने आपको सारे फैक्ट लिखवा रखे हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कोशिका का वह कौन सा भाग है जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? राइबोसोम। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें, यह इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 8, क्लोरोफिल। क्वेश्चन ऐसे लग रहा है जैसे आपने कई बार पढ़ रखा है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? कौन सी धातु पाई जाती है? आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लगा सकते हैं। क्लोरोफिल में कौन सी मेटल पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या आएगा? मैग्नीशियम, Mg। सभी हरे पौधों में क्या मिलता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये मैंने जब सेल के पार्ट बताए, सेल के भाग का टॉपिक चला, तब भी आपका एक पॉइंट क्लियर हुआ कि क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? एक पिगमेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, क्रोमोसोम। अभी मैंने आपको पीछे क्लास बायोलॉजी की क्लास चल रही थी, यहां पर आपको ये टॉपिक थोड़ा आसान लगेगा। क्रोमोसोम की खोज करने वाला या क्रोमोसोम की खोज किसने की है? उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? वॉल्डेयर। ये बोर्ड पर क्वेश्चन एक हफ्ते में या 10 दिन में दूसरी बार आया है, तब ये क्वेश्चन आप अब भूलोगे नहीं। मैं क्रोमोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। सामान्य मानव के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सामान्य मानव के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लगाएं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह, कोशिका का पावर हाउस। इंग्लिश में आप बोलोगे इसे सेल्स का पावर हाउस, हिंदी में इसको ऊर्जा ग्रह। तो कोशिका का वह कौन सा भाग है जो सेल का ऊर्जा ग्रह कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सभी स्टूडेंट नोट करें। और माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? ये भी अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट लगाएं कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? श्वसन क्रिया में सहायक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करता है। कोशिका का वह कौन सा भाग है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करता है? आपको मैं हर सब्जेक्ट के पॉइंट से मैं आपको जोड़ता हुआ चला जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लियर? बस आपको क्लास को अच्छे से वॉच करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, तो आपके यानी कि 50-60% तो आपके क्लास में ही याद हो जाएगा साथ के साथ ही। क्लियर? 40% बचेगा, वो आपको बार बार प्रैक्टिस करने के साथ याद करना है। फिर उसमें 60 भी याद होगा, 40 भी याद होगा, तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो आपको वहां पर सारे क्वेश्चन आपको आपके पढ़े हुए दिखाई देंगे और आप क्वेश्चन को वहां से क्लिक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। ऊतक क्या है?
आप बोलोगे बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऊतक। ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो ऊतक क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सिर्फ लगा सकते हो बहुत शॉर्ट कम टाइम में कि ऊतक क्या है। मैंने आपको पढ़ा रखा है, सेल का टॉपिक पढ़ाया, तो वहां पर सिर्फ रिवाइज के लिए, रिमाइंड के लिए मैंने क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ द सेल्स, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। अब यहीं मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप सभी स्टूडेंट नोट करें, अंग क्या है, यानी कि ऑर्गन्स किसे कहते हैं? अंग की परिभाषा हम कैसे निकालते हैं? तो आप लिखिए, आप ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं। ऊतकों के समूह को क्या बोलते हैं? अंग बोलते हैं। कोई भी क्वेश्चन, मैं आपसे बार बार इस लाइन को बोलता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं है और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आसान नहीं है। जो याद है वो आसान है, जो आपने पढ़ा नहीं है वो आपके लिए हार्ड है। तो इससे सिर्फ यही निष्कर्ष निकलता है कि जितना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी वो आपको क्वेश्चन, हार्डली क्वेश्चन भी आपको आसान दिखाई पड़ेगा। जो बच्चे जीरो से अभी ये क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं या देख रहे हैं, टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन भी बहुत बड़े हार्ड हैं। इसलिए जब वो कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन उनके लिए भी बहुत आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, दांत का मुख्य भाग किसका बना होता है? दांत का मुख्य भाग किसका बना होता है? अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए आप, दांत का मुख्य भाग किसका बना होता है। तो बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में कमेंट्स में भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगाएंगे। कोई बात नहीं, आप गलत लगाइए, सही लगाइए। आज आप गलत लगाओगे तो कल आप सही भी लगाओगे। क्लियर? तो दांत का मुख्य भाग किसका बना होता है? डेंटाइन का बना होता है। डेंटाइन का बना होता है। अब मैंने आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया, ये जो दांत है, दांत का निर्माण किस किस के द्वारा होता है? एक कॉमन क्वेश्चन आपके लिए, कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम व फास्फोरस के द्वारा दांत का निर्माण होता है। दांत टीथ का टॉपिक भी मैंने आपको कराया था, क्लियर, जब पाचन का टॉपिक पढ़ाया था। क्लियर? तो यहां दोबारा से क्वेश्चन लिखोगे आप, श्वास नली में कौन सा ऊतक पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। क्वेश्चन नंबर 14 लिखोगे आप, श्वास नली में कौन सा ऊतक पाया जाता है? कौन सा ऊतक होता है? तो श्वास नली के अंदर जो टिश्यू होता है उसका नाम क्या है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में श्वास नली के अंदर जो टिश्यू पाया जाता है उसका नाम लिख सकते हो आप। कॉर्टिलेज, इलास्टिक कॉर्टिलेज, इलास्टिक कॉर्टिलेज, इलास्टिक कॉर्टिलेज, ये आपके श्वास नली के अंदर ये टिश्यू पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे आप, ऊंट के कुबड़ में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? ऊंट के कुबड़ में, जहां पर वो स्टोरेज कर लेता है भोजन को भी, ऊंट के कुबड़ में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, में कौन सा ऊतक, कौन सा टिश्यू पाया जाता है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं, एपिडॉस टिश्यू, एपिडॉस टिश्यू ऊंट के कुबड़ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मैंने पूछा टेंडन का कार्य क्या होता है? दो क्वेश्चन यहां पर दूंगा मैं आपको, एक लिगामेंट, एक टेंडन। अपने कमेंट बॉक्स में आप आंसर लगाओगे आप। टेंडन का कार्य क्या है और लिगामेंट का कार्य क्या है? लिगामेंट क्या है, दोनों अपना में क्या है? पहले तो आपको यही कंफर्म होना चाहिए कि टेंडन और लिगामेंट। अभी मैंने आपको टिश्यू का टॉपिक नहीं पढ़ाया है, एनिमल एंड प्लांट के टिश्यू मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां पर जितने भी टिश्यू प्लांट के हैं या एनिमल के हैं तो वहां पर वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। विविध की क्लास है तो इसमें सिर्फ मैं आपसे, जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है तो वो लगाएं कि टेंडन का कार्य क्या होता है और लिगामेंट का कार्य क्या होता है। शॉर्ट में आप इनके कार्य अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेंडन का कार्य क्या होता है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य, मांसपेशियों
पेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य, सभी स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। और लिगामेंट का कार्य होता है हड्डी को हड्डी से जोड़ना। शॉर्ट में लिख दो आप, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य किसका होता है? लिगामेंट का होता है। किसका होता है? लिगामेंट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलोगे आप। दांत का जो शिखर है वो क्या कहलाता है? एक क्वेश्चन आपके सामने दांत का वाला क्वेश्चन है। दांत का शिखर या किसका बना होता है? ऐसे भी आ सकता है। क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज बदलता है सिर्फ वो। दांत का शिखर क्या कहलाता है? मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, दांत का शिखर क्या कहलाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर क्या आएगा? एनामिल। एनामिल, ये एनामेल इसे बोलते हैं। एनामेल ये दांत का शिखर सबसे ऊपरी शिखर है और सबसे कठोर भी है। यानी मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ एनामेल होता है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछे तो एनामेल आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 19। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है? और यही एक क्वेश्चन और देख लोगे आप। वृक्क बोले तो किडनी, वृक्क की इकाई, वृक्क की यूनिट क्या कहलाती है? एक क्वेश्चन आपके लिए ये है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? क्वेश्चन और जोड़ोगे आप। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? एक क्वेश्चन और जोड़िए आप इसी में। म्यूटेशन की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? म्यूटेशन की इकाई क्या कहलाती है? म्यूटेशन की इकाई क्या कहलाती है? एक और क्वेश्चन आप यहां जोड़ोगे आप। जीन की इकाई क्या कहलाती है? जीन की यूनिट, जीन की इकाई क्या कहलाती है? जीन की इकाई क्या कहलाती है? और प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो मैंने आपको ये यूनिट वाले क्वेश्चन दी। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? सभी स्टूडेंट अपने इनको पहले नोट करें और जिनके इनका आंसर याद है तो अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट इनका आंसर लगाएं। एग्जाम में एक इकाई यूनिट ऐसे पूछ ली जाती है और ज्यादातर मोस्टली इनमें से एक यूनिट एक इकाई हर एग्जाम में ज्यादातर पूछी जा रही है। आपका ऐसा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। लिखिए आप इसमें। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। अभी पीछे यूपी पुलिस में भी नेफ्रॉन पूछा गया था। नेफ्रॉन। डीएनए की फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है? डीएनए की क्रियात्मक इकाई कहलाती है जीन। और म्यूटेशन की इकाई क्या कहलाती है? म्यूटॉन। जीन की इकाई क्या कहलाती है? सिस्ट्रॉन। और प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। एक एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक यूनिट एग्जाम में पूछी जाती है। और ये एक साथ यूनिट जब आप बायोलॉजी या कोई साइंस पढ़ोगे तो एक साथ ही यूनिट आपको दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन मैंने आपको ये सारी यूनिट उठाकर एक साथ रख दी आपके सामने। आपको इन यूनिट में से ही एक यूनिट मिल जाती है। क्लियर? और यहां पर म्यूटेशन जो आपने वर्ड लिखा तो इसका हिंदी का नाम है उत्परिवर्तन सिद्धांत। म्यूटेशन का हिंदी का नाम भी आप लिख सकते हैं आप उत्परिवर्तन सिद्धांत। इसको ही म्यूटेशन थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन थ्योरी। अब यहां जब आपने म्यूटेशन थ्योरी या उत्परिवर्तन सिद्धांत यहां पर लिख दिया है तो इसके प्रतिपादक कौन थे? एक क्वेश्चन आपको और मिल गया है, यानी कि म्यूटेशन थ्योरी या उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आता है। यानी हुगो डी ब्रीस। सभी स्टूडेंट नोट करें। हुगो डी ब्रीस। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सभी स्टूडेंट। मानव शरीर में
मानव शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य कौन सा ऊतक करता है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लगाएं। मानव शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य कौन सा वो टिश्यू है जो उस पूरी बॉडी को सुरक्षा कवच प्रदान करता है? उस टिश्यू का नाम क्या है? लिखिए आप सभी स्टूडेंट, एपिथीलियम ऊतक, एपिथीलियम ऊतक। आज विविध की क्लास में साइंस के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, बट साइंस से अलग भी ज्योग्राफी वगैरह के क्वेश्चन भी अभी आएंगे आगे की वीडियो में, आगे की उसमें। क्लियर? पहले आप थोड़े से क्वेश्चन थे तो मुझे कराने थे, अभी इन सभी को लिखिए आप। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखोगे आप, आनुवंशिकी की इकाई क्या कहलाती है? जीन कहलाती है, यानी कि डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? जीन। ये क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिया है। एक क्वेश्चन लिखिए आप, इंसुलिन। कल भी मैंने आपको इंसुलिन का क्वेश्चन लिखवाया था, सिर्फ यहां पर इंसुलिन की खोज पूछी जा रही है। इंसुलिन के खोज करता कौन है? खोज करता कौन है? बाकी इंसुलिन के और क्वेश्चन आपके सब याद हैं। कल के जो इससे पहले जो मैंने आपको विविध एक्सप्रेस क्लास कराई तो उसमें इंसुलिन पर सारे क्वेश्चन कराए, ये क्वेश्चन भी कराया। तो ये क्वेश्चन मैंने दोबारा इसलिए रखा कि ये क्वेश्चन आप यानी कि भूलने के चांस ज्यादा होते हैं, तो मैं आपको किसी भी क्वेश्चन को भूलने नहीं दूंगा। इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है? बेंटिंग। सभी स्टूडेंट लिख सकते हैं बेंटिंग। और मैंने ये भी बोला था, डायबिटीज कह के आपसे पूछ ले, डायबिटीज या मधुमेह के खोजकर्ता भी कौन है? बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि से, कौन से हार्मोन से होता है? कौन से हार्मोन्स से होता है? वो कौन से हार्मोन्स हैं जो हृदय की धड़कन को कंट्रोल करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर जिन बच्चों ने पहले बायोलॉजी की ऑफलाइन क्लास कर रखी है वो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। वह कौन सा हार्मोन्स है जो हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है? पहले तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी ये बनती है, जो क्वेश्चन आपको दिया पहले उसका आंसर लगाइए, उसके बाद उसके बारे में वो हार्मोन्स कहां से सीक्रेशन उसका हो रहा है, कहां से वो स्रावित हुआ है, फिर वो ग्रंथि आप लिख सकते हो आप। तो वो कौन सा हार्मोन्स है जो हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है? थायरॉक्सिन और एड्रीनेलिन भी है। एड्रीनेलिन और थायरॉक्सिन दोनों हार्मोन्स यानी कि हृदय की धड़कन को कंट्रोल करते हैं। अब मैंने आपसे यहां पर पूछा थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावण। क्वेश्चन में क्वेश्चन जोड़ के देखिए आप, इस हार्मोन्स का जो स्रावण है या सीक्रेशन है कौन सी ग्रंथि से होता है? ये भी अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए आप। यानी बॉडी की वो कौन सी ग्लैंड है जिसके अंदर ये हार्मोन्स बनता है? तो सभी स्टूडेंट उस ग्रंथि का नाम लिखोगे थायराइड ग्रंथि। अब जैसे आपने यहाँ थायराइड ग्रंथि लिख दिया तो इसमें भी बड़ा क्वेश्चन है, अगर आपसे एग्जाम पूछ लेगा कि बॉडी के अंदर थायराइड ग्रंथि की जो पोजीशन है कहां पर है? मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहां पर स्थित है? आप आराम से क्वेश्चन का आंसर लगाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से क्लास को वॉच कीजिए। क्लियर? मैं आपको पूरा चांस दे रहा हूं नोट करने का भी। क्लियर? और बताइए थायराइड ग्रंथि कहां पर स्थित है बॉडी के अंदर? गले में। कभी ऐसा क्वेश्चन है तो आपका आंसर क्या आएगा? गले में है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि थायराइड ग्रंथि के लिए क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अगर एग्जाम में कभी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट की पावर है लगभग 10,000 इसकी पावर है। क्लियर? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। तो आपका आंसर क्या आएगा? थायराइड। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और अंतःस्रावी वर्ड को हटा दे और ग्रंथि कह के आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा लीवर।
अगर क्वेश्चन में आया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आपका आंसर आएगा लीवर। अगर क्वेश्चन में अंतःस्रावी वर्ड जोड़ दिया है तो आपका आंसर क्या आएगा? थायराइड। अंतःस्रावी ग्रंथि वो होती है जिनका संबंध ब्लड से होता है, जो हार्मोन्स निकलते हैं ब्लड तक भी जाते हैं। क्लियर? सीधा संबंध उनका ब्लड तक भी होता है, तो इसलिए वो अंतःस्रावी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। क्वेश्चन में अंतःस्रावी वर्ड नहीं है तो बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। तो लीवर के बारे में मैंने आपको जब पाचन का टॉपिक पढ़ाया तो लीवर के जितने भी फैक्ट थे सारे ही मैंने आपको बायोलॉजी की क्लास में लिखवा दिए। अब यहाँ विविध की क्लास में अभी इनकी जरूरत नहीं है, आगे जब जैसे आप भूलोगे तो बीच में विविध की क्लास आएगी तो उसमें लीवर के क्वेश्चन भी आपके दोबारा से यहाँ पर बोर्ड पर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आप, शरीर का संतुलन। शरीर का संतुलन, मानव शरीर का संतुलन किसके द्वारा होता है? मैंने शॉर्ट में लिखा है, हालांकि क्वेश्चन में ये वर्ड है मस्तिष्क का। मस्तिष्क का वे कौन सा भाग है जिसके द्वारा बॉडी का संतुलन होता है? अगर जिन बच्चों के ये क्वेश्चन का आंसर याद है अपने कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। अनुमस्तिष्क, यानी कि अनुमस्तिष्क के द्वारा। अनुमस्तिष्क, जिसको क्या बोलते हैं? सेरेबेलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेबेलम बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। अभी ब्रेन का टॉपिक आएगा मस्तिष्क का, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन आप फिर कभी भूलोगे ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बड़ा सदाबहार क्वेश्चन है। मैंने आपके लिए लिखा, जीवन का भौतिक आधार किसके लिए बोला गया है? सभी स्टूडेंट इसको लगा सकते हैं। जिन बच्चों ने बायोलॉजी की सेल की क्लास की है उन्हें ऐसे क्वेश्चन को आंसर लगाने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? यानी कि जीव द्रव को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जीव द्रव। ये जीव द्रव है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इसे बोलते हैं। और किस वैज्ञानिक ने इसके जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार बोला है? हक्सले द्वारा। हक्सले द्वारा। मैंने उस बायोलॉजी की प्रॉपर क्लास में भी ये सब लिखा है। अगर जिन्होंने बायोलॉजी की वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप बायोलॉजी के जो 6-7 लेक्चर हुए उन वीडियो को आप अच्छे से वॉच कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का गलत नहीं होगा। तो इसलिए मैंने विविध में रिमाइंड में बायोलॉजी के क्वेश्चन उठाए हैं कि जिससे कि आप उन वीडियो को वॉच करें और अपने कॉन्फिडेंस को हाई करें। क्लियर? सभी क्वेश्चन आपके याद रहें, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, हृदय की धड़कन कंट्रोल किसके द्वारा? बताओ पहले आप, ये क्वेश्चन बता दो आप। मानव शरीर में जल बताइए आप, मानव शरीर में जल कितने % होता है? मानव शरीर में जल कितने % होता है? जल का जो % है वो 65% है, 65%। और हृदय कब आराम करता है? क्वेश्चन आपके लिए ये है, हृदय, मानव का जो हृदय है कब आराम करता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? हृदय कब आराम करता है? अब इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए और इनको नोट कीजिए। कमेंट बॉक्स में लगाया, हृदय कब आराम करता है? यानी कि मानव का हृदय कभी भी आराम नहीं करता है। क्लियर? यानी हृदय, हार्ट कभी आराम नहीं करता है। हृदय के अंदर जो पेशियां होती हैं वो कैसी पेशियां होती हैं? ऐच्छिक होती हैं या अनैच्छिक होती हैं? क्या हृदय की पेशियों पर कंट्रोल हो सकता है? नहीं हो सकता। जब मैं टिश्यू वाला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर ऐच्छिक, अनैच्छिक, रेखित पेशी ये सब आपका कवर हो जाएगा। तो सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि हृदय की जो पेशियां होती हैं हृदय पेशियां कहलाती हैं और इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इसलिए हृदय कभी आराम नहीं करता है। अपने नोट में आप लिख सकते हैं, आप हृदय कभी आराम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पोलोनियम में कितने समस्थानिक होते हैं? 27। बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलोनियम सबसे ज्यादा आइसोटॉप, अगर कभी एग्जाम पूछे सबसे ज्यादा आइसोटॉप किसके हैं? पोलोनियम के हैं। और ये आर्टिफिशियल यानी मानव द्वारा निर्मित, एक क्वेश्चन हो रहा है, मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ा एलिमेंट ये आर्टिफिशियल पोलोनियम, जिसके आइसोटॉप कितने? 27। अच्छा, आइसोटॉप किसे बोलते हैं? जब समस्थानिक की बात आ रही है तो सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में आइसोटॉप को डिफाइन कर सकते हैं कि आइसोटॉप क्या है। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार असमान होते हैं आइसोटॉप कहलाते हैं। आगे जब केमिस्ट्री की क्लास होगी तो बहुत अच्छे से आपको प्रॉपर तरीका से ये सब पॉइंट बताए जाएंगे। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु
सबसे हल्की धातु कौन सी है और सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है। एक क्वेश्चन और आपके लिए, सबसे हल्की गैस कौन सी है, ये भी आप लिख सकते हो आप, सबसे हल्की गैस कौन सी है। इन तीनों क्वेश्चनों के आप आंसर लगाइए। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन, और सबसे हल्की गैस कौन सी है, हीलियम। सभी इन तीनों क्वेश्चन को नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें। और प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। अगर आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो हीरा आपको लगाना है। हीरा अपने नाम में धातु है या ए धातु है, ए धातु। हीरा पे और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बट अब विविध के और क्वेश्चन मुझे आपको कराने हैं, इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। बताइए सभी स्टूडेंट, कुल वेद कितने हैं, कुल वेदों की संख्या कितनी है, कुल उपवेद कितने हैं, वेदांग की संख्या कितनी है। वेदांग भी आपको लिखने हैं। अपने कमेंट बॉक्स में इनके नंबर आपको लिखने हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल आपके लिए क्वेश्चन है। कुल उपनिषद की संख्या कितनी है, कुल पुराण कितने हैं। सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लगाएं। वेद, उपवेद, वेदांग, उपनिषद और पुराण। एक क्वेश्चन जनरली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप इनके आंसर लगाइए। कुल वेद कितने, 4, उपवेद कितने, 4, वेदांग कितने, 6, वेदांग आपके कितने, 6, उपनिषद कितने, 108, 108, पुराण कितने, 18। क्लियर। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप, विद्युत मोटर का तार किसका बना होता है। विद्युत मोटर, विद्युत हीटर का जो तार होता है, जो उसकी कुंडली होती है, वो किसकी बनी होती है। सभी स्टूडेंट इसको अपने कमेंट बॉक्स में पहला इसका आंसर लगाएं, किसकी बनी होती है। एक क्वेश्चन और यहां पर लिखोगे आप, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, ये भी आपको अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लगाना है। एक क्वेश्चन और आप लिखोगे, लिखिए आप सभी स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और आपको यहां पर बताना है, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लगाइए। सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा। विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। क्लियर। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीन शॉट करें। ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन विविध में आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन छोटे नहीं है, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। और जब जीएस में आते हैं तो क्वेश्चन गलत होने के भी चांस पूरे पूरे बन जाते हैं। क्लियर। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से वॉच या प्रैक्टिस नहीं कर रखा है। नेक्स्ट लिखिए आप, यानी कि शीशे का मुख्य अयस्क क्या है। शीशे का मुख्य अयस्क क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। आप जैसे आपने यहां शीशे का लिखा, तो आप पारे का भी लिखोगे। आप पारे का मुख्य अयस्क क्या बनता है, और एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है, लोहे का मुख्य अयस्क क्या है, तांबे का मुख्य अयस्क क्या है, टिन का मुख्य अयस्क क्या बनता है, टिन का मुख्य अयस्क क्या बनता है, थोरियम का मुख्य अयस्क क्या बनता है, थोरियम। इन सभी, शीशे का मुख्य अयस्क लिखिए आप, गैलेना, गैलेना। पारे का मुख्य अयस्क सिनेबार, सिनेबार। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट, बॉक्साइट। लोहे का मुख्य अयस्क हेमेटाइट,
तांबे का मुख्य अयस्क क्यूपराइट। टिन का मुख्य अयस्क कैसेटेराइट। कैसेटेराइट। थोरियम का मुख्य अयस्क मोनोजाइट। और भी अयस्क हैं, बट आप फिलहाल इतने लिखोगे आप विविध की क्लास में। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप, मैंने यहां पर लिखा O2 ऑक्सीजन। अब यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, पृथ्वी की भूपटि पर भूपटि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसको भूपटि या क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूपटल भी बोल सकते हैं, भूपटि या इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट। तो पृथ्वी की भूपटि पर ऑक्सीजन की मात्रा कितने % है? वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % मिलती है? वायुमंडल में O2 की मात्रा कितने % है? और मानव शरीर में O2 की मात्रा कितने % है? मानव शरीर में O2 की मात्रा कितने % है? आपको तीनों में इनका % बताना है। अगर आपसे पृथ्वी की भूपटि कह के क्वेश्चन पूछे तो 50%। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है और मानव शरीर में 65% ऑक्सीजन है। वायुमंडल का एक पॉइंट और यहां देख सकते हैं आप, वायुमंडल में N2 की मात्रा कितने % है और CO2 की मात्रा कितने % है? N2 78% और CO2 0.03%। ये सभी क्वेश्चन आप नोट करें, ये इनका स्क्रीन शॉट करें। अभी हम जैसे वायुमंडल की बात है तो वायुमंडल में भी आप क्वेश्चन जोड़ सकते हैं। आप वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या बनता है? वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है उसका नाम क्या है? यानी क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। अब इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। वायुमंडल की वह कौन सी परत है जहां पर यानी कि जहां में बादल हैं, वर्षा आती है, तूफान आते हैं, क्लियर, मौसम संबंधी सारी क्रियाएं वायुमंडल की कौन सी लेयर में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। आगे की विविध की क्लास में ये सब आपको बताए जाएंगे। अब फिलहाल आप यही नोट करोगे, स्क्रीनशॉट करोगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलोगे। कल की विविध की क्लास में गंगा का एक क्वेश्चन आया था। गंगा जो प्राधिकरण बनाया गया था 1985 में, तो बहुत बच्चे हैं जिन्हें गंगा नदी का उद्गम स्थल नहीं पता है कि गंगा नदी कहां से निकलती है। सभी स्टूडेंट इसमें देख सकते हैं आप, उद्गम यहां लिखोगे, आप सर्किल बनाओगे, आप लिखोगे गंगा नदी कहां से निकलती है। गंगा का उद्गम आपको इसके सामने लिखना है। गंगा का उद्गम बताना है, कावेरी नदी का आपको उद्गम बताना है, कावेरी नदी कहां से आती है। कृष्णा नदी कहां से निकलती है, इसका उद्गम स्थल भी आपको बताना है। और लूनी नदी कहां से निकलती है, इसका उद्गम भी आपको बताना है। सोन नदी कहां से निकलती है, इसका उद्गम भी आपको बताना है। नर्मदा का भी आपको बताना है कि नर्मदा का मैंने आपको कल बता भी दिया है, दोबारा से भी मैंने विविध क्लास में आपके लिए सामने रख दिया है। चिनाब नदी कहां से निकलती है, इसका उद्गम स्थल भी आपको बताना है। एक क्वेश्चन और आपके लिए जर्नली क्वेश्चन है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, ये तीनों नदियां एक ही स्थान से आती हैं, वो स्थान है आपको इनके सामने लिखना है। एक क्वेश्चन आपके लिए ये कमेंट बॉक्स में, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, तीनों नदियों का जो उद्गम स्थल है वो कहां से है। और बाकी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए, सभी स्टूडेंट आराम से अपने कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लगाएं। अभी ज्योग्राफी आपका टॉपिक आपका हुआ नहीं है। ज्योग्राफी की जो आपकी क्लासेस होगी वो बहुत अच्छे से आपको प्रॉपर तरीका से कराई जाएगी। कोई भी स्टूडेंट इस तरह से ये ना सोचे कि ज्योग्राफी भी अभी कराई नहीं है। ज्योग्राफी भी आपकी होगी तो इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी बहुत अच्छे से कराई जाएगी। इन सभी क्वेश्चनों का आप आंसर लगाए। चिनाब, बड़ा लाचा दर्रा, यहां से नदी निकलती है, लिख सकते हो आप। गंगा नदी का उद्गम स्थल बहुत सदाबहार है, गंगोत्री से गंगा आती है, उत्तराखंड से। कावेरी नदी कहां से निकलती है, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से आपकी कावेरी नदी निकलती है, कर्नाटक। कृष्णा नदी कहां से निकलती है,
महाबलेश्वर की पहाड़ियों से, महाबलेश्वर की पहाड़ियां कहां पर है? महाराष्ट्र में है। लूनी नदी कहां से निकलती है? अरावली की नाग पहाड़ियों से निकलती है। अरावली की नाग पहाड़ियों से निकलती है, नाग पहाड़ियों से। और सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, ये तीनों नदियां कहां से निकलती हैं? ये मानसरोवर झील से निकलती हैं। मानसरोवर झील से निकलती हैं। और सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से दो नदी आती हैं, एक सोन आती है, एक नर्मदा आती है। एक नर्मदा भी कहां से आती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से आती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से आती है। और इसमें एक क्वेश्चन और आपके लिए कि सोन नदी किसकी सहायक है? सोन नदी कौन सी नदी में जाकर गिरती है? गंगा में जाकर गिरती है। सोन नदी कहां जाकर गिरती है? गंगा में जाकर गिरती है। और नर्मदा कहां? गंगा, नर्मदा को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, ये विंध्या और सतपुड़ा पर्वत के बीच में से निकलकर अरब सागर की तरफ चली जाती है और पूर्व से पश्चिम बहकर ये अरब सागर जाती है। और ये डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। ये पॉइंट मैंने आपको कल बताया था, क्लियर। और चिनाब नदी कहां से निकलती है? बड़ा लाचा दर्रा। और नर्मदा कहां से? अमरकंटक, सोन अमरकंटक, लूनी, अरावली की नाग पहाड़ियां। ये जैसे आपका एक क्वेश्चन आया अरावली, यहां पर एक बड़ा मोस्ट सदाबहार क्वेश्चन भी है, अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला का नाम क्या है? अरावली। और ये कृष्णा नदी है, कहां से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, महाराष्ट्र से। और कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना भी है। नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है। और कावेरी नदी कहां से आती है? कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से आती है। गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। और जो आपका ज्योग्राफी का प्रॉपर टॉपिक चलेगा, बहुत अच्छे तरीका से आपको ये सब मैप बनाकर सब अच्छे से समझाया जाएगा। ये सिर्फ विविध की क्लास थी, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये लिखा है। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीन शॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला। तो सभी स्टूडेंट बताएं इसकी पोजीशन कहां पर है? कौन से कॉन्टिनेंट में एंडीज पर्वतमाला आती है? सभी स्टूडेंट इसका आंसर बताएं। एक मैंने लिखा रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत कहां पर है? और एटलस पर्वत कहां पर है? एटलस पर्वत की पोजीशन भी कौन से महाद्वीप में है? रॉकी पर्वत, एटलस पर्वत, एंडीज पर्वतमाला, काकेशस पर्वतमाला, काकेशस पर्वतमाला। ये पर्वतमाला भी कहां पर है? और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला। एक को लिखोगे आप यूराल पर्वत, यूराल पर्वत कहां पर है? और आल्स पर्वत क्या है? इनके ज्यादा आपको इनकी नेचर के बारे में अभी नहीं बताया जाएगा, सिर्फ आपको इन पर्वतों की पोजीशन बतानी है कि कौन कौन से महाद्वीप में ये पर्वत श्रेणियां यानी कि पोजीशन लिए हुए हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। सभी स्टूडेंट लिखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। काकेशस पर्वत आपका यूरोप में है, यूरोप में। और एंडीज पर्वतमाला आपका दक्षिण अमेरिका में है। इसके लिए एक तो विश्व रिकॉर्ड क्वेश्चन भी है, एंडीज पर्वतमाला। इसके लिए विश्व रिकॉर्ड क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला अगर आपसे पूछी जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? एंडीज पर्वतमाला। रॉकी पर्वत की पोजीशन आपका कहां पर है? उत्तरी अमेरिका यानी कि यूएसए, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, यूएसए में रॉकी पर्वत। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में है, एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में है। और यूराल और आल्प्स पर्वत दोनों ही यूरोप में हैं, यूरोप। और अलास्का और लिखोगे आप लास्ट इसमें, अलास्का पर्वत श्रेणी, अलास्का पर्वत श्रेणी कहां पर है? ये भी आपका यूएसए में यानी नॉर्थ अमेरिका में है। और अलास्का पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, माउंट मैकिनले। क्लियर? तो आज मैंने विविध में आपको साइंस के क्वेश्चन ज्यादा कराए थे, कुछ ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन हुए हैं। और डेली जो विविध एक्सप्रेस की क्लास है बराबर ऐसी ही चलती रहेगी। कोई भी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है, जो फैक्ट है वो आपका नहीं छोड़ा जाएगा। बट आपको क्लास को डेली क्लास को वॉच करना है और डेली क्लास मेरे साथ जुड़ जाना है। और अगर आपको आज मेरी ये वीडियो, ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।